अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन की जो रिफ्रैक्शन के सॉरी रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन के लॉज के ऊपर भी बात की है, मिरर क्या होते हैं इनके ऊपर भी बात की है, इमेज कैसे बनता है इसके ऊपर बात की है, फिर अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी बात की है। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। क्या है हमारा बेसिक आज का टॉपिक? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज को हम जरा स्टडी करेंगे। तो इसके दो लॉज हैं। ठीक है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो लॉज हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जरा इसके ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, जब भी दो मीडियम हो, एक हो रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम, तो वहाँ पे हमें लाइट की रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। आमतौर पर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता था कि लाइट जिस एंगल से आती थी उसी एंगल से मुड़ के जाती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान ले यहाँ से कोई लाइट आई, मैं इसको ब्लैक सी बना देता हूँ, ये लाइट कोई आ गई। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। क्यों इंसिडेंट रे है? क्योंकि ये इस मीडियम के ऊपर जो ये स्लैब है, ये क्या है? स्लैब है, ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है। तो ये क्या आएगी? इंसिडेंट रे। इसको आई कहेंगे, आई इज द इंसिडेंट रे, या पूरा लिख दे, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे है आपके पास। अब ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके मिलेगी, जिस पॉइंट पे आके मिलेगी यानी जिस पॉइंट पे आएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, आके पड़ रही है। जिस पॉइंट पे रे आके पड़े उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब अब ये जो हमें ये प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, जब कोई रेयर मीडियम से, अगर ये हमारे पास मीडियम वन है, अगर ये हमारे पास मीडियम वन है, ठीक है, और ये हमारे पास मीडियम टू है, मीडियम मीडियम टू है। हम दो मीडियम बनाए जहाँ पे ये थ्री डायमेंशनल बनाए, ताकि कुछ चीज़ें हमें थ्री डायमेंशनल में भी समझनी पड़ेगी, तब आगे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियम टू होगा। क्या होगा? मीडियम टू होगा। मीडियम टू ये भी है, मान ली ये भी है। ठीक है, मतलब इसी मीडियम को मैंने थ्री डायमेंशनली यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो अब ये जो रे आएगी, हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, अब ये रे आई यहाँ पे। अब ये आके हमने ऐसा देखा ये टूवर्ड्स नॉर्मल, तो जिस पॉइंट पे आके पड़ती है, तो इस पॉइंट के ये ऊपर सीधा ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास? नॉर्मल होता है। ये हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो अब ये देखा गया है कि जो इंसिडेंट रे है वो जब रेयर से, ये बाहर वाला मीडियम वन क्या है? रेयर मीडियम है, रियर मीडियम है, रियर बोलो या रेयर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर है, ये मीडियम क्या है? डेंसर है। तो जब रेयर से डेंसर में आती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब यहाँ पे बराबर लगेंगे पर ऐसा नहीं, थोड़ा ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। जब रेयर से डेंसर में आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। इसी के अपोजिट है, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इंसिडेंट से। तो यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड की है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहता क्या है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि अगर ये मीडियम आपके पास वो है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है और को क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल all lie in a same plane at the point of incident, point of incident। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इस चीज को जरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, जो इंसिडेंट रे है, जो आने वाली रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है जो मुड़ती है, ठीक है, टुवर्ड नॉर्मल, और जो
पॉइंट ऑफ नॉर्मल है, ये सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। क्या मतलब हो, सारे एक प्लेन पे कैसे वो लाई कर रहे हैं। अब इसको, इस व्यू को समझेंगे, इस चीज को समझने के लिए ये वाला व्यू देखें। तो यहाँ से कोई रे मतलब इंसिडेंट कर गई, यहाँ पे आके इंसिडेंट की, तो अब जहां पे इंसिडेंट करेंगे तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारे पास रे क्या थी, इंसिडेंट रे थी। अब ये जो है यहाँ पे फिर एक नॉर्मल भी हम बनाएंगे, तो नॉर्मल ये रहा, ये नॉर्मल रहा, समझ आ रही है। अब ये रे जो है सीधी न जाके नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और यहाँ दिखाई भी दे रहा है नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, नजर आ रहा है, नॉर्मल है। मैं ब्लैक से बनाऊं तो तब सही नजर आएगा। ये आपके पास इंसिडेंट रे थी, और ये आपके पास नॉर्मल था, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। तो मतलब जो है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। और ये वो प्लेन क्या है, ये मैंने डायरेक्टेड करके बनाया है, नजर आ रहा है, ये मैंने डायरेक्टेड करके बनाया है। ये जो है वही प्लेन है जो आपके पास सेम प्लेन पे लाई कर रही है। इसका मतलब ये है, मतलब ये है, ये प्लेन, ये वाला सारा प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पे तमाम रेस क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, तमाम रेस यहाँ पे। यानी कि रे जो है इसी एक सरफेस पे रहेगी। ये अगर सरफेस है, अगर सरफेस में मतलब आप कॉपी ले लें, कोई ले लें, पेज ले लें, ठीक है। अगर ये पेज है, यहाँ पे रे इंसिडेंट की है, तो यहाँ पे ही रिफ्लेक्ट करेगी, और नॉर्मल भी यही पे होगा। ये एक प्लेन है, इसी तरह का प्लेन मैंने यहाँ पे बनाया। अब इस प्लेन में लाई कर रही है तमाम रेस, तो इसका मतलब है ये जो प्लेन होगा, प्लेन होगा, प्लेन से आगे नहीं आएगी रे, मतलब रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल आगे नहीं जाएगी, इसी प्लेन में रहेगी, या पीछे नहीं जाएगी, उसी प्लेन में रहेगी। तो जितनी भी रेज होती हैं, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये सारी एक ही प्लेन में रहती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। बात समझ आएगी नहीं आएगी। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली स्नेल्स लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करते हैं, वो क्या है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को भी समझेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, देखिए जरा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ, जो आपके पास स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसला क्या था कि आमतौर पर रिफ्लेक्शन के अंदर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। हमें पता होता है ना, वहां पे एक रिलेशन है। इंसिडेंट पता हो तो रिफ्लेक्शन वाला एंगल, मगर आमतौर पर अगर इंसिडेंट एंगल 36 का है तो रिफ्लेक्शन वाला भी 30 का होगा, ठीक है, दोनों 30-30 के होंगे। तो तब हमें अच्छे से अंदाजा है वहां पे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था रिफ्लेक्शन के अंदर कि लाइट जो है, इंसिडेंट एंगल अगर 60 का रहता है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितने का होगा, ये नहीं पता था। मतलब सब ये कहते थे कि भाई कम होगा, एंगल 60 का है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो 60 का है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट उससे कम। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो आपके पास 40 का रहता है, 45 का रहता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो उससे कम, 30 का रहता है और उससे कम। लेकिन कम है तो कितना कम है ये बात पता नहीं थी था। उसके लिए मुख्तलिफ मतलब साइंटिस्ट ने या फिजिस्ट ने रिलेशन दिए, लेकिन कामयाब नहीं होगी। स्नेल्स ने एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन जो उन्होंने दिया, उस रिलेशन को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो उसने ये रिलेशन इसलिए दिया था ताकि हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड कर सकें। तो वो क्या है, स्नेल्स ने क्या कहा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, नजर आ रहा है, साइन ऑफ द रेशियो बिटवीन, ये लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन, इस तरह, द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट होगा। क्या होगा, इन दोनों की रेशियो कांस्टेंट होगी। मतलब इस चीज को मैं जरा फील के साथ समझाएंगे, ठीक है। इसको जरा आप ऐसे नहीं, ये लिख दूंगा तो एकदम से समझ नहीं आएगी आपको। रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ, गिवन सेम पेयर ऑफ मीडियम लिख दे, गिवन सेम पेयर ऑफ मीडियम, गिवन सेम पेयर ऑफ मीडियम। मीडियम ना लिखे, मीडिया लिखे, मीडियम की जगह मीडिया होती है, ठीक। दो मीडियम है तो मीडिया बोलेंगे। गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट की रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रेशियो दोनों की बराबर आती है। यानी कि इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये एक यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, फिर एक ये मीडियम है, फिर यही मीडियम हमने यहाँ पे भी बनाया। अब हमने यहाँ पे
ये नॉर्मल ड्रा किया। अब मान लें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमने 60 डिग्री का बनाया था तो ये उससे कम हुआ, तो मतलब इसको हमने आई का नाम दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पे भी हमने बनाया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बड़ा किया, यानी कि बहुत बड़ा रखेंगे तो ये भी बड़ा होगा थोड़ा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अब कितना है, उससे बड़ा है, I1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी R1 हो गया। मतलब जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होता है। लेकिन इन दोनों की जो रेशो है, जितना साइन साइन का जो एंगल है उसको हम चेंज नहीं, ऊपर इंसिडेंट जो एंगल है उसको हम चेंज करते हैं, तो रिफ्रैक्टेड वाला एंगल क्या करता है, अपने आप को इस तरह अरेंज करता है कि इन दोनों की रेशो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। कांस्टेंट आती है, यार नहीं समझ आ रही ना, इन दोनों की रेशो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब क्या है कि आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इन दोनों की रेशो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। यानी कि यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इन दोनों, अब मीडिया सेम है, यहाँ पे भी मीडिया सेम है, मीडिया बोथ मीडियास आर सेम, यही मीडिया है, यहाँ पे हमने सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज किया, यहाँ पे भी सेम मीडिया है, ये दोनों सेम मीडिया है, मीडिया सेम है। तो हम स्नेल ने भी यही कहा था, इन दोनों की रेशो गिवन पे सेम पेयर ऑफ मीडियम, सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए इन दोनों की रेशो सेम होगी, भले आप एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास मीडियम सेम है तो आप बेशक एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करेंगे, रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा और इन दोनों की रेशो है वो बराबर आएगी। यानी कि इस साइड में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की रेशो, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इस साइड का है ना, ये नंबर हम इसको हम साइड नंबर 1 कहें, ये केस 2 कहें, यानी कि यहाँ की इस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। इस केस में इन दोनों एंगल्स की रेशो को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में हम इन दोनों की रेशो को कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ I1 डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ R1, यानी कि R1 करके लिखेंगे, यहाँ पे जो रेशो होगी I1 और R1 होगी, और इन दोनों की रेशो जो यहाँ पे दोनों एंगल्स की रेशो थी, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो थी, इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो सेम आएगी। ये कहा था स्नेल ने यही बात की थी, यही था स्नेल लॉ। यानी कि मीडिया सेम है, शर्त ये है कि आपने मीडियम चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे मीडियम है, ये सेम मीडियम है, बाहर वाला अगर एयर है तो ये कोई गिलास है, तो मीडिया पेयर सेम है। मतलब अगर मीडिया पेयर चेंज करोगे, बाहर एयर की जगह कोई और चीज रख दो या गिलास की जगह कुछ और रख दो, तो तब इनकी रेशो जो पहले वाली की रेशो थी, जब गिलास आपने रखा था तब की रेशो से अलग आएगा। आपने वाटर रख दिया ये, तो तब की रेशो से अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बात समझ आइए, बात समझ आइए, ये सिनेरियो है। लेकिन इसमें एक और मजे की बात थी, इसमें एक और मजे की बात थी, वो मैं बताने जा रहा हूँ। जरा इस चीज को बिठा दें, ठीक है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपसे डिस्कस करूं। देखिए वो क्या है कि इसने कहा क्या था, कि इसने ये कहा था आपको, ठीक है, इसने ये कहा था ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये वाला एंगल, इसकी रेशो और इसकी रेशो, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये बड़ी मजे की बात है। यानी कि एक तो बात ये थी कि आपने इन एंगल चेंज किया तब रेशो सेम आई, ये भी था स्नेल लॉ। दूसरी क्या चीज है कि आपके पास ये इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की जो रेशो है, वो रेशो कांस्टेंट आएगी, और वो कांस्टेंट किसकी इक्वल होगा, वो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमने कहा था ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो एक कांस्टेंट आएगा। लेकिन वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट वही होगा जो आपके पास सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। यानी कि n2 डिवाइड बाय n1 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब है ना, नहीं समझ रहे हो। देखो n2 डिवाइड बाय n1 का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है n1, ये है n2, तो हम n2 डिवाइड बाय n1 को कैसे पढ़ते हैं, ये कल मैंने बताया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट वाले के लिहाज से क्या है, यही तो होता है n2 डिवाइड बाय n1। यानी कि जो जहां पे एंगल्स की रेशो रहती है,
इंसिडेंट एंगल की रेशो जो रहती है, जो इंसिडेंट एंगल की जो रेशो आती है, वही रेशो किसकी इक्वल होती है? वही रेशो असल में इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होती है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल होती है। जो सेकंड मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आती है। ये बड़े मजे का रिलेशन है। मतलब कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, इन दोनों की जो रेशो आएगी, वो रेशो उतनी आएगी जितना उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी की इक्वल आएगी। यार ये अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो हमें बढ़िया से अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसी को कहते हैं, और यही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बात समझ आइए। इस चीज को आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात है यही है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ने यही तो कहा था कि दो एंगल्स की जो रेशो है वो उन दोनों की एक दूसरों के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी की तो इक्वल आएगी, यही कहा था। और इनके एंगल्स की रेशो आपस में क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यही तो कहा था। अब जरा हम एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर करते हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। देखें, समझ तो आ रही है ना? देखें अब होगा क्या। अब आमतौर पर मान ले ये हमारे पास कोई एक मीडियम है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट किया किसी रे ने, और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इस बात से सब इत्तेफाक करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मान लें ये 60 डिग्री का है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमें पता करना है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। N1 भी दे रखा है, N1 जो है वो क्या है? N1 जो है वो 1 है, मतलब ईयर है। एयर के लिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। जो N2 दिया है वो है आपके पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। रूट 3 जो है N2 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है। N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम है ना। अच्छा, तो अब आपने फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, ये चीज। तो यही रिलेशन लगा दे या ये लगा दे। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, मैंने लिखने का तरीका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। हमें आर चाहिए, तो आर कैसे लिखेंगे? तो ये होगा N1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू, नहीं इंसिडेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इसके साथ कर रहा हूँ। N2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, N1 क्या है? 1 है। तो साइन क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि 60 डिग्री इक्वल टू N2 जो है वो कितना है? रूट थ्री साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और साइन 60 किसके इक्वल होता है? साइन 60 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। साइन 60 इसके इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यू याद रखनी, नहीं तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें ये चाहिए, तो ये और ये कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास जो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या आ रहा है? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है 1/2, और साइन 1/2 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री। कितने के होता है? 30 डिग्री। साइन 1/2, नहीं तो आप ऐसे भी करो, आर इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 करो। इस तरह भी आपके पास जो आर है वो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जो स्नेल्स लॉ सीखा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ में ये क्या था? इंसिडेंट नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये बात हमने सीखी। सेकंड लॉ में हमने ये देखा रेशो होती जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की, इन दोनों की रेशो कांस्टेंट रहती है। और कांस्टेंट कितनी रहती है? जितनी उन दोनों के एक दूसरों के लिहाज से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है, उसी की इक्वल आती है। अब उसी की इक्वल आती है तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा ये उठाया कि हम अगर इक्वल होती है तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की मदद से
दूसरे एंगल मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हम निकाल सकते हैं। तो वही एक हमने निकाला भी है। इंसिडेंट एंगल भी निकाल सकते हैं इस तरह। तो आपको एक चीज़ दे रखी होगी, दो चीज़ें, तीन चीज़ें दे रखी होंगी, एक फाइंड करने का बोलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।